मेरे प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं भूषण त्यागी आज फिर एक बार हाजिर हूँ आपके सम्मुख एक नया चैप्टर लेकर के, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन रोली लाला मंडेला ने ये चैप्टर लिखा है, कंपोज किया है। तो इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये चैप्टर किस बारे में है। तो इससे मैं एक छोटी सी कहानी आपको इस चैप्टर को शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ कि जब हम दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना चाहते हैं या उसको समझने की ताकत रखते हैं, तब हमको समझ में आता है कि कोई भी स्ट्रगल, कोई भी किसी भी तरह का संघर्ष कितना लंबा होता है। तो मैं एक छोटी सी कहानी आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक टीचर अपनी क्लास में मैथ्स पढ़ाने के लिए जा रहा था। तो जब वो मैथ्स पढ़ाने के लिए अपनी क्लास में पहुंचा, तो उसने बच्चों को उस दिन एडिशन सिखाना था, यानी हम दो संख्याओं को कैसे जोड़ें। उसने बच्चों के क्लास में पहुंच करके उनसे बड़े आसान तरीके से ये कहा कि भाई, अगर आप मैथ्स सीखना चाहते हो तो मैं आज आपको मैथ्स में एडिशन सिखाऊंगा, और उसको सीखने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपको फॉलो करनी है, और उसके बाद में आंसर देना है। तो एक बच्चा जो बहुत उत्सुक था, वो बच्चा खड़ा हो गया और उसने कहा कि सर, जा आप जैसा कहते हैं मैं वैसा करूंगा। तो टीचर ने कहा कि मैंने तुम्हें एक एप्पल दिया, एक और एप्पल दिया, एक और एप्पल दिया, तुम्हारे पास कितने एप्पल हो गए? तो बच्चे ने थोड़ी देर सोचा और सोचने के बाद जवाब दिया कि चार। टीचर को लगा शायद उसने मेरी बात बहुत ध्यान से नहीं सुनी है, इसलिए मुझे एक बार फिर से वो बात बता देनी चाहिए। तो फिर से उसने अपनी बात को रिपीट किया कि मैंने आपको एक एप्पल दिया, एक और एप्पल दिया, एक और एप्पल दिया, आपके पास में कितने एप्पल्स हैं? बच्चे ने फिर से बिना झिझके उत्तर दिया, चार। टीचर को लगा कि इस बच्चे को शायद एप्पल खाना पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं इसको बनाना के एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा। तो उसने अपनी बात को बदलते हुए कहा कि मैंने आपको एक बनाना दिया, एक और बनाना दिया, एक और बनाना दिया, तो अब आपके पास में कितने बनानास हो गए? बच्चे ने जवाब दिया, तीन। इस बार जवाब बिल्कुल सही था, लेकिन टीचर के मन में एक संदेह रह गया कि क्यों ना मैं एक बार फिर से उस एप्पल के एग्जाम्पल से, उस सेब वाले एग्जाम्पल से बच्चे को दोबारा समझा करके देखूं। तो टीचर ने फिर से अपने आप को रिपीट किया। उसने कहा कि मैंने एक एप्पल दिया, एक और एप्पल दिया, एक और एप्पल दिया, अब आपके पास में कितने एप्पल हैं? तो बच्चे ने फिर से उत्सुकता पूर्वक रूप से उत्तर दिया कि मेरे पास में चार एप्पल्स। इस बार टीचर को थोड़ा सा गुस्सा आ गया, वो थोड़ा सा बेचैन हो उठा कि आपने अभी तो सही उत्तर दिया था, आप फिर से क्यों गलत उत्तर दे रहे हैं? टीचर गुस्से में आ गया इस बात को सुन करके। तो बच्चे ने, जब टीचर ने अपनी सारी बात पूरी की, तो टीचर ने बड़ी मासूमियत से उत्तर दिया कि सर, जब मैं आज सुबह घर से चला था, तो मेरी माँ ने मुझे एक एप्पल दिया था, एक सेब दिया था, और जब आप मुझे तीन एप्पल्स और दे देते हो तो ऑटोमेटिकली मेरे पास में चार एप्पल्स हो जाते हैं। इस बात को सुनकर के टीचर को बहुत शर्मिंदा होना पड़ा, क्योंकि वो उसके उस दृष्टिकोण को कभी समझ ही नहीं पाया था। अक्सर जिंदगी में भी हम ऐसा ही करते हैं कि जब हम दूसरों की बात को अपने पर्सपेक्टिव, यानी अपने दृष्टिकोण से देखना समझना शुरू कर देते हैं, तब ऐसी समस्याएं होती हैं। यही ठीक इस चैप्टर के बारे में है। आज हम आजाद हैं तो हमें संभवतः आजादी की उस कीमत का अंदाजा ना हो, लेकिन चूंकि ये लोग आजाद नहीं थे, इनके पास में अधिकार नहीं थे, इनके पास में वो सब कुछ करने की स्वीकृति या स्वतंत्रता नहीं थी जिस काम को ये करना चाहते थे। तो ये जो अध्याय है, ये अध्याय सिर्फ इस बारे में नहीं है कि उन्होंने अपने स्ट्रगल को कैसे कैसे किया, बल्कि ये अध्याय उत्सव है उन सारी बंधनों को तोड़ करके जीने का, जो बंधन हमारे ऊपर सामाजिक रूप से लगाए जाते हैं। तो आओ बच्चों, इस अध्याय को हम बिना देर किए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अपार्थीड
क्या है? एक अपार्थीड जो एक्ट है, अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। उनकी रेस के हिसाब से लोगों को अलग करता है कि वो किस जाति से, किस पंथ से, किस रेस से आते हैं, इसके आधार पर वो लोगों को अलग कर देता है। कैन यू से which of the three countries named below had such a political system until very recently? अभी आपको उत्तर देना है। ये 3 ऑप्शंस है यहाँ पर कि कौन से देश में अभी तक भी, हाल फिलहाल तक भी ये जो सिस्टम है जिसे हम अपार्थीड का कह रहे हैं, अपार्थीड सिस्टम अभी भी था। तो आप देशों के नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के बारे में, जिन्होंने अपनी जिंदगी को, पूरी जिंदगी को अपार्थीड के खिलाफ लड़ने में लगा दिया। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 इयर्स इन प्रिजन। उनको 40 वर्ष अपनी जिंदगी के जेल में बिताने पड़े। Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994 और अंततः 1994 में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं साउथ अफ्रीका में एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन। इस राष्ट्र के, नए राष्ट्र का जो प्रेसिडेंट है वो कौन बन जाते हैं? नेल्सन मंडेला बन। आओ बच्चों इस चैप्टर को हम समझते हैं। तो ये पहला एक वहाँ एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, जब ये वहाँ पर प्रेसिडेंट बने, तो प्रेसिडेंट बनने के बाद में वहाँ पर न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया। तो क्या किया गया था जरा समझते हैं। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका's फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। यानी लगभग लगभग में 3 सेंचुरीज का मतलब होता है, सेंचुरी, एक सेंचुरी का मतलब होता है 100 ईयर्स, और 3 सेंचुरीज का मतलब आप समझ रहे हो 300 सेंचुरीज। ठीक है ना। और व्हाइट रूल किसकी थी? व्हाइट रूल की। तो आपको बच्चों ये समझना है कि ब्लैक एंड व्हाइट का डिफरेंस क्या है। ब्लैक एंड व्हाइट का डिफरेंस है लोगों के कलर के आधार पर, उनके रंग के आधार पर ऐसा मान लिया जाता है कि वो लोग इस अधिकार के योग्य नहीं है, जबकि बहुत गलत बात है। तो ये जो न्यूज है, नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, साउथ अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट यानी अश्वेत राष्ट्रपति बने आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ व्हाइट रूल। तो जो व्हाइट लोग थे, इनकी सुप्रीमेसी इतनी थी कि उन्होंने 300 वर्षों तक राज किया था। मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वॉन 252 आउट ऑफ 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history। साउथ अफ्रीका के इतिहास में ये जो इनकी पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसने क्या किया था? 252 सीटें उन्होंने जीती थी और अपनी सरकार बना ली थी 252 सीटें जीत करके। कितने में से? 400 सीटों में से। ठीक है ना। और ये जो इलेक्शन हुआ वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन था साउथ अफ्रीका के इतिहास का। द इनॉग्रेशन, शुभारंभ, इनॉग्रेशन का मतलब होता है शुभारंभ। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर। ये जो शुभारंभ सेरेमनी हुई, ये कहाँ पर हुई? जो एक बिल्डिंग है यूनियन की बनाई हुई, यूनियन बिल्डिंग्स कहते हैं जिसको, एम्पी थिएटर इन प्रेटोरिया। तो प्रेटोरिया क्या है? प्रेटोरिया जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है साउथ अफ्रीका की, वहां पर। ठीक है ना। attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world। लगभग 140 अधिक देशों से वहां पर कौन आए थे? राजनीतिक आए थे और सम्मानित गणमान्य लोग आए थे। क्या करने के लिए? आज इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, जब वो प्रेसिडेंट बन गए थे। अब उन्होंने कहा आगे, नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। जब नेल्सन मंडेला ने पहला एड्रेस अपना, यानी लोगों को संबोधित किया, उन्होंने अपना पहला भाषण दिया, एड्रेस किया, तो उन्होंने कहा कि कभी ऐसा नहीं होगा इस खूबसूरत धरती पर कि एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर अत्याचार करेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। जुबिलियंट सीन्स, जुबिलियंट सीन का मतलब क्या है? जुबिलियंट सीन का मतलब है उल्लास से भरे हुए जो दृश्य थे ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रेटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद द ब्लैक्स, व्हाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। दोनों ने मिलकर साथ साथ इसको सेलिब्रेट किया। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, women
एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस sang द डांस विद जॉय। तो लगभग लगभग 1 लाख से ज्यादा साउथ अफ्रीका के पुरुषों ने, महिलाओं ने और बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और उन्होंने साथ साथ आनंद के साथ में गाया। और तो आगे चलते हैं। ये है चैप्टर का पहला पैराग्राफ। 10th में डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर। तो ये बात है 10 मई की, जब सूर्य सुबह बिल्कुल एकदम चमकीली थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज I had been pleasantly besieged by the dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration। वो कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से, और द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली, प्लीजेंटली का मतलब होता है सुखद रूप से, besieged का मतलब होता है घिरे हुए। तो मैं सुखद रूप से घिरा हुआ था बाई डिग्निटरीज, गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा, एंड वर्ल्ड लीडर्स, और किसके द्वारा, जो संसार के नेता थे, who were coming to pay their respects, जो अपना सम्मान जाहिर करने के लिए आ रहे थे बिफोर द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन से यानी शुभ आरंभ से ठीक पहले। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil। वो कह रहे हैं कि जो ये शुभारंभ होगा, इसमें बहुत सारे लोगों की यानी लार्जेस्ट गैदरिंग होगी इंटरनेशनल लीडर्स की, जो आज तक कभी साउथ अफ्रीका की जमीन पर तो नहीं हुआ है। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria। प्रेटोरिया के बारे में मैं बता चुका हूँ। प्रेटोरिया एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है साउथ अफ्रीका की। जो सेरेमनी है वो कहां पर होनी थी, एक लवली सैंडस्टोन, सैंडस्टोन का मतलब होता है बलुआ पत्थर का बना हुआ। एम्फी थिएटर होता है एक बिल्डिंग होती है जो बिना छत के होती है और उसमें बहुत सारी सीट्स लगी होती हैं, जैसे आप कई बार क्रिकेट का ग्राउंड देखते हो, तो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है विच इज कॉल्ड एम्फी थिएटर। ठीक है, जिसको किसके द्वारा बनाया गया था, यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया। फॉर डिकेड्स, डिकेड्स का मतलब है दशाब्दियां, यानी एक पीरियड जो 10 वर्ष का हो। ठीक है ना। तो फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी। ये किसकी सीट रही है, व्हाइट सुप्रीमेसी की, यानी गोरे लोगों की सुप्रीमेसी का ये धोतक रही है। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। अब क्या है, अब जो है ये जो साइट है रेनबो का, यहाँ पर रेनबो से मतलब है अलग अलग रंगों के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। रेनबो से यहाँ मतलब है अलग अलग तरह के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और वो कहाँ से आ रहे हैं, जो मतलब डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस, अलग अलग राष्ट्रों से यानी अलग अलग देशों से। फॉर द इंस्टॉलेशन, किसके लिए, इंस्टॉलेशन के लिए, यानी इसकी स्थापना कराने के लिए। किसकी स्थापना कराने के लिए, साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट की स्थापना कराने के लिए। नॉन रेशियल जो रेसिज्म में ना मानती हो, डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक। ऑन दैट डे लवली ऑटम, ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वाज अकम्पेन्ड बाय माय डॉटर जिनानी। उस सुंदर दिन, उस ऑटम के दिन, ऑटम का मतलब होता है पतझड़ का सीजन। आई वाज अकम्पेन्ड, मेरी पुत्री ने मेरा साथ दिया, जिसका नाम क्या था, जिनानी। ऑन द पोडियम, पोडियम पर मिस्टर डी क्लार्क was first sworn in as second डिप्टी प्रेसिडेंट। तो मिस्टर डी क्लार्क ने सबसे पहले क्या लिया था, शपथ ली थी सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट की। देन उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में जो शपथ ली वो ली थेबो थेबो एम्बाकी ने। ठीक है ना, थेबो एम्बाकी वाज सॉन इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। उन्होंने पहले डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मेरा नंबर आया, आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। जब मेरा टर्न आया तो मैंने शपथ ली। ये क्या शपथ ली, ओबे मतलब आज्ञा मानना, अपहोल्ड मतलब बनाए रखना कॉन्स्टिट्यूशन, एंड डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। इस रिपब्लिक यानी गणतंत्र के लोगों के लिए खुद को समर्पित करने की मैंने शपथ ली। टू द असेंबल गेस्ट्स, यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हुए थे, एंड वॉचिंग वर्ल्ड, और जो दुनिया हमें देख रही थी, आई सेड, मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय योर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। हम एक यहाँ पर मतलब ग्लोरी से मतलब, कन्फर से मतलब होता है देने से। आज हम सभी अपनी उपस्थिति से क्या देते हैं, एक शान प्रदान करते हैं
क्या और एक आशा प्रदान करते हैं इस न्यू बॉर्न लिबर्टी के लिए। न्यू बॉर्न मतलब जो अभी अभी बनी है, और लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टिंग टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमन विल बी प्राउड। वो कह रहे हैं कि इतने लंबे समय के अत्याचार के अनुभव के उपरांत, ऐसी ह्यूमन डिजास्टर के उपरांत में, आपदा के बाद में जो मानवीय आपदा थी, जो इतने समय तक चली, एक ऐसे समाज को जन्म देना चाहिए इसको, जहां जिस पर हर व्यक्ति को गर्व हो। टुडे ऑल ऑफ अस डू ओके, वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, हम लोग जो अभी से कुछ समय पहले तक, आउटलॉज मतलब जो कानून को नहीं मानने वाले लोग थे, ठीक है ना, have today been given the rare privilege to be the host to the nations of the world on our own soil। अब वो कह रहे हैं कि आज हमें ये रेयर, यानी रेयर का मतलब होता है विच इज दुर्लभ, एंड प्रिविलेज का मतलब होता है अधिकार। ये हमको एक दुर्लभ अधिकार मिला है, क्या होने का, टू बी होस्ट, मेजबानी करने का राष्ट्रों की हमारी इस जमीन पर। वी थैंक ऑल अवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स फॉर हैविंग come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace and for human dignity। अब वो कह रहे हैं कि जितने भी विशिष्ट लोग यहाँ पर आए हैं, we thank all of our distinguished, यानी विशिष्ट लोगों को, अंतरराष्ट्रीय मेहमानों को, for having come here, यहाँ आने के लिए, to take possession, अपना अधिकार लेने के लिए, with the people of our country, हमारे लोगों के साथ में, और what is आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री, और जो वास्तव में सबके लिए क्या है, एक कॉमन विक्ट्री है, कॉमन जीत है, फॉर पीस, शांति के लिए, और मानवता की सम्मान के लिए। वी हैव एट लास्ट, अंततः हमने अचीव कर लिया है अवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन। एमेंसिपेशन का मतलब होता है कि फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस। वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। हम इस बात की शपथ लेते हैं, क्या करते हैं, हम स्वयं इस बात की शपथ लेते हैं मिलकर के, कि हम आजाद करेंगे सभी लोगों को फ्रॉम द कंटिन्यूइंग, जो लगातार बनी हुई बॉन्डेज है, किसकी, गरीबी की, वंचना की, सफरिंग, यातनाओं की, जेंडर, लिंग भेद की, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और बाकी भेदभावों की। नेवर नेवर एंड नेवर शैल it be this beautiful land will again experience the operation of one by another। कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा और कभी नहीं होगा दोबारा कि इस खूबसूरत जमीन के लोग एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे के ऊपर अत्याचार को झेलेंगे। द सन shall never set on so glorious a human achievement, let freedom reign, God bless Africa। ये जो सूर्य उगा है, ये मानवता के सभ्यता में एक महान सूर्य जो उगा है अचीवमेंट का, ये कभी भी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रीन, मतलब किसको, स्वतंत्रता को राज करने दो, और गॉड ब्लेस अफ्रीका। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ क्षणों बाद में, वी ऑल लिफ्टेड आवर आईज इन ऑ as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in the perfect formation over the Union buildings। और कुछ क्षणों के बाद में हमने अपनी आंखें सभी ने ऊपर उठाई आश्चर्य से, क्या देखने के लिए, स्पेक्टेक्युलर एरे ऑफ, एन इंप्रेसिव डिस्प्ले साउथ अफ्रीकन जेट्स का, हेलीकॉप्टर्स का, ट्रूप्स का, ट्रूप कैरियर का, जो परफेक्टली फॉर्मेशन में यूनियन बिल्डिंग के ऊपर उड़ रहे थे। It was not only a display of pinpoint precision and military force। ये क्या था, सटीक निशानेबाजी का प्रदर्शन नहीं था या मिलिट्री फोर्स का प्रदर्शन नहीं था, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन, परंतु एक प्रदर्शन था ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी, मिलिट्री की वफादारी का, टू डेमोक्रेसी, इसके लिए, लोकतंत्र के लिए जो वफादारी थी, ये उसका प्रदर्शन था। टू ए न्यू गवर्नमेंट, एक नई सरकार के लिए प्रदर्शन था, दैट हैड बीन फेयरली एंड फ्रीली इलेक्टेड, जिसको स्वतंत्र रूप से और न्याय संगत रूप से चुना गया था। ओनली मूवमेंट्स बिफोर, कुछ क्षणों पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट bedecked with ribbons and the medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalties। कुछ ही क्षणों पहले जो सबसे हाईएस्ट जनरल थे साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के और पुलिस के, जिनकी
जो वक्षस्थल था वो सुशोभित था, किससे? रिबन से और मेडल से, उन दिनों के, जिन दिनों में उन्होंने अचीव किया था, या वो जो दिन बीत गए। सैल्यूटेड मी, उन्होंने मुझे नमस्कार किया, सैल्यूट किया, एंड प्लेस देयर लॉयल्टी, और अपनी जो वफादारी है उसकी उन्होंने शपथ ली। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मैं इस बात से भी, अनमाइंडफुल का मतलब होता है अनजान होना, मैं इस बात से भी अनजान नहीं था, इस फैक्ट से भी अनजान नहीं था, दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, बहुत ज्यादा समय पहले की बात नहीं है, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, वो मुझे सल्यूट नहीं करते, बल्कि क्या करते? अरेस्ट करते। फाइनली, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. और अंततः एक जो पैटर्न है, किस चीज का? अ पैटर्न इन द शेप ऑफ वी। ये जो फाइनली शेवरन ऑफ इम्पाला है, ये कह रहा है कि एक वी पैटर्न का बना करके जो जहाज थे उन्होंने क्या किया, एक स्मोक ट्रेल बनाई, यानी एक स्मोक छोड़ा। उसका कलर था, ब्लैक कलर का था, रेड कलर का था, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड कलर का, और ये सारे के सारे कलर जो मिल करके क्या बनाते थे? साउथ अफ्रीकन फ्लैग को बनाते थे। द डे वॉज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाई playing of our two national anthems and the vision of white singing। मतलब अब वो कह रहे हैं कि ये जो दिन था, ये दिन मेरे लिए यादगार इसलिए भी बन गया क्योंकि जो नेशनल एंथम्स थे, दो अलग अलग थे, गोरों का अलग नेशनल एंथम था और ब्लैक्स का अलग नेशनल एंथम था, है ना? तो विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, जो व्हाइट लोग थे वो क्या गा रहे थे? वो गा रहे थे हमारा वाला नेशनल एंथम गा रहे थे, नकोसी, सिकलेल, आई अफ्रीका, एंड ब्लैक सिंगिंग डाइस्टेम, और ब्लैक्स क्या गा रहे थे? डाइस्टेम गा रहे थे, यानी एक दूसरे का नेशनल एंथम दूसरे लोग गा रहे थे। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, ये क्या था? डाइस्टेम, पुराना एंथम था रिपब्लिक का। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट। यद्यपि ये उस दिन उन दोनों ग्रुप्स में से, यानी ना ही तो गोरे लोग ना ही काले लोग या अश्वेत लोग जानते थे लिरिक्स एक दूसरे के नेशनल एंथम की, क्योंकि वो एक दूसरे के नेशनल एंथम को घृणा करते थे। परंतु वो अब जल्दी ही इस इनकी लाइनें सीख जाएंगे आपस में। वन ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, शुभारंभ के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं अभिभूत हो उठा, किससे? एक इतिहास के सेंस से। इन द फर्स्ट डेकेड, पहली दशाब्दी में, द 20th सेंचुरी, इस 20वीं सदी की पहली दशाब्दी में, अ फ्यू ईयर आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार, द बिफोर माई ओन बर्थ, मेरे जब बचपन से भी पहले, क्या कह रहे हैं? पहली बार ये दशाब्दियों में ऐसा हुआ है, 20वीं सेंचुरी में, कुछ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर, बिटर एंग्लो बोर के बाद में जो युद्ध हुआ है उसके बाद कुछ कुछ समय बाद ऐसा हुआ है, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म से पहले, द व्हाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पेस्ड अप देयर डिफरेंसेस, ये जो व्हाइट अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के जो लोग थे, जो व्हाइट स्किन लोग थे, इन्होंने अपने आपसी डिफरेंसेस को खत्म कर लिया था और एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर दिया था, इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, यानी जातिगत जो डोमिनेशन का सिस्टम था उसको खड़ा कर दिया था, किसके खिलाफ? अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड, अपनी ही जमीन के डार्क स्किन लोगों के खिलाफ खड़ा कर दिया था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड formed the basis of one of the hardest, most inhuman societies the world has ever known। वो कह रहे हैं द स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट की थी उसने बहुत बेसिस बनाया हार्सेस्ट और मोस्ट इनह्यूमन, अमानवीय सोसाइटीज का द वर्ल्ड हैज एवर नोन, ऐसी सोसाइटी जिसको संसार शायद कभी जानता था। नाउ इन द लास्ट डिकेड, पिछले दशाब्दी में, ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के लास्ट दशाब्दी में, एंड माई ओन एथ डिकेड एज ए मैन, और मेरे 8वीं यानी 80 साल के होने के बाद एज ए मैन, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and the freedoms of all peoples regardless to the color of their skin। तो उस सिस्टम ने क्या कर दिया था?
दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न, उस सिस्टम को पलट दिया गया था हमेशा के लिए और रिप्लेस कर दिया गया था बाय वन, एक ऐसे सिस्टम के द्वारा दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स, जो लोगों के अधिकारों की पहचान करता था, फ्रीडम यानी स्वतंत्रता की पहचान करता था सभी के लोगों की, रिगार्डलेस, बिना इस बात का अर्थ लगाए या बिना इस बात से संबंध लिए कि वो किस कलर की स्किन के थे। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. वो जो दिन आया था, ये जो दिन आया है, ये दिन कहाँ से होता आया है? अनइमेजिनेबल का मतलब होता है अकल्पनीय, जिसकी कल्पना न की जा सके। सेक्रीफाइसेस का मतलब होता है बलिदान। हजारों लोगों के बलिदान के बाद में ये दिन आया है। पीपल सो आगे चलते हैं। हमने अभी तक समझा कि that had that day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. ये जो दिन हम देख रहे हैं, ये ऐसे अनइमेजिनेबल यानी अकल्पनीय बलिदानों, हजारों लोगों के बलिदानों के कारण मिला है। पीपल हु सफरिंग, उन लोगों के बलिदानों के कारण मिला है जिनकी यातनाओं और जिनके साहस को ना तो हम कभी समझ सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, और ना कभी उसको रिपे किया जा सकता है, यानी उसको वापस चुकाया जा सकता है। आई फेल दैट डे, उस दिन मैंने महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर्स डेज, जैसा मैंने बाकी बाकी दिनों में भी ये महसूस किया था। क्या महसूस किया था? कि I I have on so many others that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. मैं उन सब का एक सम था, एक जोड़ था, या मैं उन सब का एक एसेंस था, उन अफ्रीकन देशभक्तों का जो मुझसे पहले जा चुके थे। That long and noble line ended and now began again with me. ये जो आदर्श लाइन थी, वो मेरे साथ खत्म होकर के मेरे ही साथ दोबारा शुरू होती थी। I was pained that I was not able to thank them. मुझे दर्द था, इस बात की तकलीफ थी कि मैं उनको धन्यवाद नहीं दे पाया, and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. मतलब अब वो कह रहा है कि मैं उनको धन्यवाद नहीं दे पाया, इस बात से मुझे बहुत तकलीफ थी, और कि मैं उनको ये नहीं देख पाए, वो लोग ये भी नहीं देख पाए कि उनके जो बलिदान हैं, उन बलिदानों ने किस तरह का अचीवमेंट हासिल किया है, क्या प्राप्त किया है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माय कंट्री एंड माय पीपल। ये जो अपार्थीड की पॉलिसी थी, इसने हमारे लोगों के बीच में एक ऐसा डीप और लास्टिंग यानी बहुत लंबे समय तक रहने वाला जख्म पैदा कर दिया है मेरे देश और मेरे लोगों के बीच में, जो बहुत समय में जाएगा। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी इयर्स, हम बहुत सालों को व्यतीत करेंगे साथ साथ, इफ नॉट जनरेशंस, अगर जनरेशंस भी नहीं तो बहुत साल तो लगेंगे रिकवर करने में इस प्रोफाउंड हर्ट से। बट द decades of the oppression and brutality had another unintended effect, and that was it produced that Oliver Thambos and Walter Sisulus and the chief Luthilus, the Yusuf Dadus and Bram Fishers, Robert Sobukus of our time. Men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. तो वो कह रहे हैं कि परंतु इस दशाब्दियों ने, ये जो अत्याचार की दशाब्दियां थी, ब्रूटलिटी की जो इतने समय तक का जो समय था, उसका एक और प्रभाव हुआ, अनइंटेंडेड था, यानी कि वो कभी जानते नहीं थे, गैर इरादतन था ये प्रभाव, कि ऐसे लोगों को प्रोड्यूस किया जैसे ऑलिवर थेम्बोस, वॉल्टर, चीफ ल्यूथिलस, यूसुफ दैदोस, ब्रम फिशर्स, रॉबर्ट, ये ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन थे जिनका करेज और विजडम, जेनरोसिटी दैट देयर like may never be known again, कभी दोबारा से ऐसा पैदा नहीं होगा। Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character. संभवतः इतनी ही जुल्म की पराकाष्ठा होने के बाद में इस तरह के महान चरित्रों का जन्म होता है। My country is rich in the minerals. मेरा देश
मिनरल्स में बहुत रिच है, एंड द जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सोइल, और जो जेम्स इसकी जमीन के नीचे दबे हुए हैं, मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं, बट आई ऑलवेज हैव नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। परंतु मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि इस राष्ट्र की जो सही धरोहर है वो क्या है, इसके लोग हैं, वो लोग जो बहुत फाइनर हैं, बहुत सच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं, एंड देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, जो कि डायमंड से भी ज्यादा प्योर है। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। मैंने इन स्ट्रगल मतलब ये कॉमरेड के स्ट्रगल से मैंने ये सीखा था कि करेज का सही अर्थ क्या होता है। टाइम एंड अगेन, कभी कभी आई हैव सीन मैन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। कभी कभी तो मैंने अपने पूरी लोगों को, महिला और पुरुषों को, अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाते हुए देखा है, और एक विचार के लिए पूरा जीवन समर्पित करते हुए भी देखा है। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। मैंने देखा है लोग खड़े हो जाते थे उन अटैक्स से के खिलाफ और उन टॉर्चर्स के खिलाफ बिना टूटे, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। मतलब ऐसी ताकत दिखाते हुए, ऐसी शक्ति दिखाते हुए जो हमारी कल्पनाओं को भी खारिज कर देती है। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। वो कह रहे हैं कि मैंने ये सीखा कि करेज का मतलब एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है, डर डर का ना होना नहीं है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, परंतु भय के ऊपर जीत है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। मनुष्य महान वो नहीं होता जो डरता नहीं है, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। वो महान होता है जो इस भय को जीतता है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ कलर ऑफ हिज स्किन। कोई भी किसी के स्किन कलर को हेट करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। ऑन हिज बैकग्राउंड, उसकी बैकग्राउंड के आधार पर या उसके धर्म के आधार पर, पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोग घृणा करनी सीखते हैं। बात समझ आई नहीं आई? एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो घृणा करना सीख सकते हैं तो दे कैन बी टॉट टू लव, उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। क्योंकि जो प्रेम है वो अधिक नेचुरली, प्राकृतिक रूप से हृदय में आता है, किसके तुलना में? हेट की तुलना में। इवन इन द ग्रेमेस्ट टाइम्स इन द प्रिजन, सबसे बुरे समय में भी प्रिजन में, व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जब मैं और मेरे कॉमरेड्स को क्या कर दिया गया था, उनकी सीमाओं तक यानी पराकाष्ठा तक अत्याचार किए गए थे। आई वुड सी ए ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। मैं गार्ड्स, एक गार्ड जो था उसकी नजरों में क्या देखता था? मानवता की झलक देखता था। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, हो सकता है शायद एक ही क्षण के लिए देखी हो, बट इट वॉज एनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। परंतु ये पर्याप्त थी मुझे रीअश्योर करने के लिए और मेरे को चलते रहने के लिए। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड। मतलब वो कह रहे हैं कि मनुष्य की अच्छाई एक फ्लेम की तरह से है, एक लॉ की तरह से है, जो छिपाई तो जा सकती है परंतु बुझाई नहीं जा सकती। इन लाइफ, जिंदगी में, हर व्यक्ति की जिंदगी में, एवरी मैन हैज टू ऑब्लिगेशंस। हर व्यक्ति के दो तरह के दायित्व होते हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति उसकी ऑब्लिगेशंस, टू हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता के प्रति उसका ऑब्लिगेशन, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, उसके बच्चों के प्रति और उसकी पत्नी के प्रति ऑब्लिगेशन, एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल। और जो दूसरा ऑब्लिगेशन है वो अपने लोगों के लिए, अपने राष्ट्र के लिए होता है, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सभ्य और मानवीय समाज में, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज। हर व्यक्ति अपनी झुकाव और योग्यता के आधार पर इन दोनों ऑब्लिगेशंस को पूरा करता है एक ऐसे सभ्य और मानवीय समाज में। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, परंतु साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माय बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए इम्पॉसिबल था, मेरे कलर वाले व्यक्ति के लिए इम्पॉसिबल था कि वो दोनों ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सके। इन साउथ अफ्रीका में अ मैन ऑफ color who attempted to live as a human being was pushed, punished and isolated। अगर उसने
कभी मनुष्य के रूप में जीने का प्रयास किया तो उसको अलग-थलग कर दिया गया और उसको दंड दिया गया। इन साउथ अफ्रीका में a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. क्या था, जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में कभी किसी ने ऐसा करने की कोशिश भी की कि वो अपने लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे, तो उसे अनअवॉइडेबली क्या किया गया, उसके परिवार से अलग कर दिया गया और उसे अलग लेने रहने के लिए फोर्स किया गया। सीक्रेसी एंड रिबेलियन के एग्जिस्टेंस में रहने के लिए उसको फोर्स किया गया। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल एवर माई फैमिली। शुरुआत में तो मैंने अपने लोगों से मैंने ये चूज नहीं किया था कि मैं अपनी जगह को अपने लोगों से ऊपर रखूंगा, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, जब मैं अपने लोगों की सेवा करने का प्रयास कर रहा था, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, एज अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। तो मुझे पता चला कि मैं अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर पा रहा था, एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में और एक पति के रूप में। आई वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर टू बी फ्री। मैं स्वतंत्रता की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री, क्योंकि मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे, हर तरह से फ्री, जो दैट आई कुड नो, जो तरीका मैं जान सकता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, उन सारे अधिकारों के साथ में मैं अपनी माँ की हट के चारों तरफ घूमने के लिए स्वतंत्र था उन साफ सरिताओं में स्विम करने के लिए, तैरने के लिए, दैट रन थ्रू माय विलेज, जो मेरे गांव से होकर के गुजरती थी। फ्री टू रोस्ट मीलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड ब्रॉड बैक्स ऑफ द स्लो मूविंग बुल्स। मैं रोस्ट करने के लिए यानी फ्राई करने के लिए मिलाइज को और मतलब अंडर द स्टार्स, तारों के नीचे, एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और जो धीरे धीरे चलने वाले बुल्स थे उनकी बैक पर राइड करने के लिए मैं स्वतंत्र था। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, जब तक मैंने अपने पिता के कानूनों को मानते रहा, जब तक मैं पिता की आज्ञा मानता रहा और अपनी ट्राइब की कस्टम्स को मानता रहा, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। मैं किससे ट्रबल नहीं था, ना तो भगवान मुझे सताता था और ना ही मनुष्य के बनाए कानूनों से मैं डरता था। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. It जब ही शुरू हुआ ये, only when I began to learn, जब मुझे ये पता चलना शुरू हुआ कि जो मेरा बॉयहुड फ्रीडम है वो सिर्फ एक तरह का इल्यूजन है, ठीक है ना, जो रियल नहीं है, वास्तविक नहीं है। व्हेन आई डिस्कवर्ड, जब मैंने ये खोजा एज अ यंग मैन, एक नवयुवक के रूप में, कि मेरी फ्रीडम तो मुझसे पहले ही ले ली गई है, तब मुझे इसकी भूख पैदा हुई। एट फर्स्ट, पहले एज ए स्टूडेंट, एक छात्र के रूप में, आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं स्वयं के लिए स्वतंत्रता चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, वो फ्रीडम जो परमानेंट नहीं थी, ऐसे फ्रीडम मैं चाहता था कि मैं रात्रि में बाहर रहूं, रीड व्हाट आई प्लीज्ड, जो मुझे प्रसन्न करे वो पढ़ूं, एंड गो वेयर आई चॉज, जहां मैं जाऊं, जहां मैं चाहूं वहां चला जाऊं। Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom to not to be obstructed in lawful life. I yearned, मेरी इच्छा थी, बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, मैं अपने पोटेंशियल को हासिल कर पाऊं। पोटेंशियल is the capacity of someone, of earning my keep, of marrying, शादी की, and having a family, और परिवार की, the freedom not to be obstructed in a lawful life, एक ऐसी स्वतंत्रता जो एक कानूनी रूप से जीने में कभी भी किसी तरह की बाधा नहीं हो सकती। बट देन आई स्लोली सॉ दैट not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. तब धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि ये सिर्फ मैं ही नहीं हूं जो स्वतंत्र नहीं है, बल्कि मेरे भाई बहन भी स्वतंत्र नहीं थे। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कटेल्ड, ये मेरी स्वतंत्रता नहीं थी जिसको काट करके छोटा कर दिया गया था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, हर उस व्यक्ति की स्वतंत्रता को कम कर दिया गया था जो मेरे जैसा दिखता था। दैट इज व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और ये तभी हुआ जब मैंने तभी
इस समय पर फिर मैंने क्या किया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माय ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माय पीपल। और ये जो आजादी की भूख थी जो मेरे लिए थी, ये बड़ी होकर के मेरे लोगों के लिए मेरी भूख बन गई। इट वाज दिस डिजायर, ये वो इच्छा थी फॉर द फ्रीडम ऑफ माय पीपल, मेरे लोगों की स्वतंत्रता के लिए, टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माय लाइफ। वो उस सम्मान के साथ जीने की, उस स्वाभिमान के साथ जीने की जिससे मुझे जीवंत किया था। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन, जिसने परिवर्तित कर दिया था एक भयभीत युवक को एक बोल्ड युवक में। दैट ड्रॉव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, एक कानून को मानने वाले वकील से क्रिमिनल बनने पर मजबूर कर दिया था। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, जिसने परिवर्तित कर दिया था एक परिवार को प्यार करने वाले हस्बैंड से किसमें, एक ऐसे मैन में जिसका घर नहीं था। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क, एक एक जिंदगी से प्रेम करने वाले व्यक्ति को किस पर रहने के लिए विवश कर दिया, एक साधु की जिंदगी ले। I am no more virtuous or self sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. परंतु वो कह रहे हैं कि आई एम नॉट नो मोर वर्चुअस, मैं बहुत ज्यादा गुणी नहीं हूं, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग यानी स्वयं से बलिदान देने वाला नहीं हूं जो बाकी लोग हैं उनके कंपैरिजन में। बट आई फाउंड, परंतु मैंने पाया दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय, मैं वो पुअर लिमिटेड फ्रीडम भी इंजॉय नहीं कर पाता था जो मुझे अलाउ की गई थी जब मेरे लोग स्वतंत्र नहीं थे। फ्रीडम इज इनडिविजिबल, स्वतंत्रता अभाज्य होती है। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, अगर किसी के ऊपर भी बेड़ियां थी तो वो हम सबके ऊपर बेड़ियां थी। द चेन्स ऑन ऑल माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी, और मेरे सारे लोगों पर जो बड़ी बेड़ियां थी वो मेरे ऊपर भी जकड़ी हुई थी। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज ऑपरेस्ड, मैं जानता था कि ये जो ऑपरेसर अत्याचार करने वाला है उसको भी उसी तरह से स्वतंत्र किया जाना चाहिए जिस तरह से अत्याचार सहने वाला स्वतंत्र होता है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, एक व्यक्ति जो दूसरे की स्वतंत्रता को छीनता है वो क्या है, वो दूसरे की घृणा का कैदी है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस, वो पिंजरे में कैद है, वो जेल में कैद है, किसके, पक्षपात के और संकीर्ण मानसिकता के। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम, मैं वास्तव में स्वतंत्र नहीं हूं अगर मैं किसी और की स्वतंत्रता को छीनता हूं। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, ठीक उसी तरह से जिस तरह से मैं जब फ्री नहीं हूं जब मेरी फ्रीडम मुझसे छीन ली जाती है। द ऑपरेस्ड एंड ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, अत्याचारी और अत्याचार सहने वाला दोनों ही किससे वंचित होते हैं, मानवता से। सो इसी के साथ में अध्याय खत्म होता है। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे। और बच्चों आप कमेंट करके जरूर बताएं कि ये चैप्टर आपको कैसा लगा, पसंद आया। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू।